सारंगी पर तोता बैठा, बीणा पर गौरैया, और बगुला राम नहीं था, पीछे नाचे ताता थैया। और सारस जी की ढोलक बाजी खूब समा बंधवाया, और मोर नाचने घुंघरू लेकर भागा भागा आया। और तबले पर जब कठफोड़ बेने आकर की ठक ठक, नन्ही फुदकी का दिल बोला एकदम से धक धक। हारमोनियम हंस ने छेड़ा, मीठी सी धुन निकली, और हिला हिला कर कलगी मुर्गा बजा रहा था ढपली। सबसे पहले मैं भाई बीरेंद्र प्रधान जी और वरुण प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका आभार करना चाहूँगी, क्योंकि उनके चैनल प्रधाननामा के माध्यम से मैं उस चैनल के दर्शकों और श्रोताओं से जुड़ रही हूँ, उनसे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए उन्हें पुनः धन्यवाद देती हूँ। और अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने सागर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री 1979 में हासिल की थी। डिग्री हासिल कर लेना सब पढ़ती हैं आजकल लड़कियां, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं एक आम गृहिणी हूँ और जिसका दायित्व होता है घर परिवार और रिश्ते नातों को संभालना। वह काम एक हर गृहिणी करती, मैंने भी किया। लेकिन मेरे साथ एक बड़ा सौभाग्य ये रहा कि शादी के 14-15 वर्ष बाद अचानक मेरे अंदर एक लेखिका ने जन्म लिया, और इसको भी मैं अपना सौभाग्य मानूंगी कि मेरे अंदर जो लेखिका ने जन्म लिया उसको मेरे पति डॉक्टर अनिल जैन, जो कि स्वयं भी एक श्रेष्ठ गजलकार हैं, और मेरे बड़े पुत्र विक्रांत जैन तथा परिवारजनों ने भरपूर प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण मेरी लेखनी अबाध गति से चलती रही। तो ये मेरी जिंदगी की इस तरीके से शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत अगर लेखन की बात करें तो शुरुआत मेरे लेखन की व्यंग क्षणिकाओं के माध्यम से हुई। छोटी छोटी क्षणिकाएं मैंने लिखना शुरू की, और उसके बाद यह सफ़र आगे बढ़ता हुआ बाल कविताओं, बाल कहानियों, दोहों और चिंतनशील कविताओं के साथ आगे बढ़ता हुआ कहानियों तक जा पहुंचा मेरा यह सफ़र। तो और इसमें भी सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये रही सौभाग्य की कि मेरे लेखन के चंद दिनों के पश्चात ही मुझे सागर नगर के साहित्य जगत में एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त हो गया, और जिसके कारण मुझे सागर आकाशवाणी, छतरपुर आकाशवाणी, भोपाल आकाशवाणी, भोपाल दूरदर्शन, ईटीवी के साथ अनेक बड़े मंचों से काव्य पाठ करने का अवसर मिला। मैं नगर की जानी मानी साहित्यिक संस्था हिंदी उर्दू मजलिस की 25 वर्षों तक सक्रिय सचिव रही, और मेरी रचनाएं जहाँ कादम्बिनी, सरिता, नंदन, बालहंस, पराग, चंपक, परिधि, साहित्य सरस्वती और हरिभूमि जैसी पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हुई, वहीं मुझे अनेक साहित्यकारों की साहित्य कृतियों पर समीक्षा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक संस्थाओं द्वारा मिले सम्मानों को मैं अपने जीवन की जहां उपलब्धि मानती हूं, वहीं ईश्वरीय वरदान भी उन्हें मानती हूं। तो यह तो मेरा एक छोटा सा जीवन परिचय था जो हर किसी का हो सकता है। लेकिन अगर मैं रचना धर्मिता की बात कर रही हूँ, साहित्य जगत की बात कर रही हूँ, तो एक साहित्यकार का सबसे बड़ा परिचय होता है उसकी साहित्यिक रचनाएं लोगों पर अपना कितना प्रभाव डालती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपसे कि मैंने व्यंग क्षणिकाओं के माध्यम से अपने लेखन की शुरुआत की, तो मैं आपसे अपनी उन्हीं बात से शुरुआत करना चाहूँगी। अपनी 2 व्यंग क्षणिकाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। सबसे पहले मेरी पहली व्यंग क्षणिका देखिए, हल्दी चूना।
जो कि दहेज प्रथा पर चोट करती हुई है। हमारी दादी नानियाँ दहेज प्रथा हल्दी चूने के माध्यम से चोटों को ठीक करती थी। मैं चोट दे रही हूँ, देखिए किस तरीके से कि उन्होंने मुझे तो हल्दी चूने का घनिष्ठ संबंध शादी के समय स्पष्ट नजर आता है। मुझे तो हल्दी चूने का घनिष्ठ संबंध शादी के समय स्पष्ट नजर आता है, जबकि बेटी को हल्दी लगती है और बाप को चूना लग जाता है। बेटी को हल्दी लगती है और बाप को चूना लग जाता है। एक और व्यंग्य क्षणिका उसी काल की मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। पीछे पीछे हमारी जो पुलिस होती है, उस बेचारी का काम हमेशा पीछे पीछे घूमना होता है, चाहे वो अवसर कैसा भी हो। तो मैंने इस बात को महसूस किया और यह व्यंग्य क्षणिका लिखी गई पीछे पीछे, कि पुलिस पहले भी उनके पीछे पीछे घूमती थी, पुलिस अब भी उनके पीछे पीछे घूम रही है। पुलिस पहले भी उनके पीछे पीछे घूमती थी, पुलिस अब भी उनके पीछे पीछे घूम रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनको हिरासत के लिए घूमती थी और अब उनकी हिफाजत के लिए घूम रही है, उनकी हिफाजत के लिए घूम रही है, हिफाजत के लिए घूम रही है। अगर छंद की बात की जाए तो मेरा मानना है, सभी मान सकते हैं, कि दोहा जो है वो सबसे छोटी छंद विधा में सबसे छोटी कृति रचना होती है। छंद विधा का सबसे छोटा पायदान होता है। और मैंने भी दोहों को करीब 400-500 दोहे लिखे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मौसम तो बरसात का है, भले ही पानी नहीं बरस रहा है, तो मैं अपने 2 दोहे, बरसात का मौसम है तो सामयिक दोहे कह सकती हूँ, उन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। कि इंद्र देवता खुश हुए भेज रहे जलधार, इंद्र देवता खुश हुए भेज रहे जलधार, मेघपाल की बन गई हवा कहार, मेघपाल की बन गई हवा कहार। एक और दोहा इसी संदर्भ में है कि चमक चमक बिजुरी नची, चमक चमक बिजुरी नची, मेघ गा रहे गीत, जीवन में घुलता रहा पावस का संगीत, जीवन में घुलता रहा पावस का संगीत, जीवन में घुलता रहा पावस का संगीत। मैं एक मुक्त कविता, मेरे ख्याल से वो विचार करने योग्य है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि वो रचना मुझे प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि ये रचना शायद आपको भी पसंद आएगी। कि जिम्मेदार कौन, सदियां बदली हैं हम नहीं, सदियां बदली हैं हम नहीं, कपड़े बदले हैं मानसिकता नहीं, सदियां बदली हैं हम नहीं, कपड़े बदले हैं मानसिकता नहीं, सत्ता बदली है अत्याचार नहीं, सत्ता बदली है अत्याचार नहीं, पीढ़ियां बदली हैं शोषण नहीं, चलन बदले हैं चालें नहीं, नज़ारे बदले हैं नजरिए नहीं, नज़ारे बदले हैं नजरिए नहीं। यानी कि बहुत कुछ बदलने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है, यानी कि बहुत कुछ बदलने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है। प्रश्न उठने पर इसके लिए जिम्मेदार कौन, प्रश्न उठने पर मौन रह जाते हैं हम, इसके लिए जिम्मेदार कौन, प्रश्न उठने पर मौन रह जाते हैं हम, जानकर भी अनजान बने रहते हैं हम। क्योंकि तर्जनी दूसरों पर उठाने की आदत है हमें, उसे अपनी ओर इंगित करने का साहस हम में नहीं, उसे अपनी ओर इंगित करने का साहस हम में नहीं, उसे अपनी ओर इंगित करने का साहस हम में नहीं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि मैंने बाल कविताएं भी लिखी हैं और मेरी बाल कविताएं बहुत प्रकाशित हुई। ये हरि भूमि की बाल पत्रिका है, बाल भूमि, इसने मुझे बरसों अपने उसमें स्थान दिया और आज भी दे रही है। इसमें मेरी रचना संगीत सभा छपी थी। निश्चित ही बच्चों के लिए रचनाएं ऐसी होना चाहिए जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हों, सहज सरल हों और जानकारी से परिपूर्ण हों, जो उनका ज्ञान वर्धन करें।
उनको प्रोत्साहित करें, उनको कुछ शिक्षा दें। तो मेरी इस रचना में, संगीत सभा में, अगर बच्चे इसको सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको पक्षियों की भी जानकारी होगी और जो हमारे भारतीय संगीत वाद्य हैं उनकी भी जानकारी होगी। रचना देखिए संगीत सभा कि जंगल की संगीत सभा में सभी पखेरू आए और कोयल गाए पंचम स्वर में बुलबुल तान मिलाए। जंगल की संगीत सभा में सभी पखेरू आए, कोयल गाए पंचम स्वर में बुलबुल तान मिलाए। सारंगी पर तोता बैठा, बीना पर गौरैया, और बगुला राम नहीं था पीछे नाचे ताता थैया। और सारस जी की ढोलक बाजी खूब समा बंधवाया, और मोर नाचने घुंघरू लेकर भागा भागा आया। और तबले पर जब कठफुड़ बेने आकर की ठक ठक, नन्ही फुदकी का दिल बोला एकदम से धक धक। हारमोनियम हंस ने छेड़ा, मीठी सी धुन निकली, और हिला हिला कर कलगी मुर्गा बजा रहा था ढपली। और गूंज रहे थे मस्ती के स्वर, हुआ अचानक शोर, और कौओं ने कर काँव काँव कर दिया सभी को बोर। कौओं ने कर काँव काँव कर दिया सभी को बोर, कौओं ने कर काँव काँव कर दिया सभी को बोर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा सफ़र व्यंग क्षणिकाओं से शुरू हुआ, दोहों, पहेलियों, मैंने कुछ पहेलियाँ भी लिखी हैं। एक पहेलियों की वानगी भी आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने ये बच्चों के लिए लिखी थी कि चार खंभ पर छत बनाई और उस पर डाली गादी। चार खंभ पर छत बनाई, उस पर डाली गादी, और तुम भी सो मैं भी सोए नानी दादी। बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या है? निश्चित है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो पलंग है इसका उत्तर, खटिया है इसका उत्तर। तो इस तरीके से मैंने बच्चों के लिए करीब 400-500 के करीब पहेलियाँ भी लिखी हैं। तो ये उसका नमूना था पहेलियों का। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने कहानियों तक मैं जा पहुँची हूँ, तो कहानियों में मैंने लघु कथाएँ भी लिखी हैं। मेरा कहानी संग्रह है 31 महीना, इसमें मेरी 21 कहानियाँ संग्रहित हैं। ये मेरी समाज उपयोगी बड़ी कहानियाँ हैं इसमें। तो चूँकि समय कम है और मैं इसलिए लघु कथा का वाचन करना चाहूँगी। मेरी लघु कथा है नजरिया। बचा लो अम्मा, मार डाला रे। अरे क्या हुआ बहू, क्यों आधी रात को चीख चीख कर हमारी और मोहल्ले वालों की नींद खराब कर रही हो? सास खींच कर बोली। माँ जी, ये 1 सप्ताह से लगातार देर से घर लौट रहे हैं, उस पर भी शराब पीकर। पूछो तो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आप तो मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। लो, इसमें मायके जाने वाली कौन सी बात हुई? क्या आधी रात को ही उससे जुबान लड़ाना जरूरी है? उस बेचारे के सिर पर काम का कितना बोझ है, कभी सोचा तूने? अरे जवानी के दिन हैं, दोस्त यारों के साथ कभी थोड़ी सी मौज मस्ती कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सुबह प्रेम से समझा देना। कुछ दिनों बाद जब उनकी बेटी मायके आई तो, अरे बेटी, तू बिना सूचना दिए कैसे आ गई? हमें खबर की होती, हम तेरे भाई को लेने भेज देते। माँ, अब मैं तो हमेशा के लिए आ गई हूँ। तुम्हारे दामाद आधी आधी रात को शराब के नशे में धुत होकर लौटते हैं। पूछो तो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। अच्छा किया बेटी जो तू यहाँ आ गई, हमारे यहाँ कौन सी कमी है? बाप भाई तो तेरे हाथ पीले करके फुर्सत पा गए, बस ऊंचा ओहदा भर देख लिया। कभी ये नहीं सोचा कि लड़के की आदतों की छानबीन कर लें। अब तू यहीं आराम से रह। आजकल मैं महिला उत्थान समिति की सचिव हूँ। तेरे पति और ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। अगर मैंने उनकी नाक ना रगड़वा ली तो मेरा नाम बदल देना। फिर बेटी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, पर तेरी भाभी को ये सब मत बताना। आजकल उसकी जुबान तेरे भाई को लेकर बहुत खुल गई है, बहुत खुल गई है। धन्यवाद।